So hello students. So in this video we are going to proceed from our last topic. So in last video we discussed about the three classes of acid, that was aqua acid, hydroxy acid and oxo acid. So we will now proceed. So periodic trend in aqua acid strength. So let's see about this कि aqua acid का periodic table में क्या ट्रेंड है. The strength of aqua acid increases with increasing positive चार्ज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन. तो सेंट्रल मेटल आयन पे जैसे ही चार्ज इंक्रीज होगा, एक्वा एसिड है उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, एसिडिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, मोर एसिडिक. द स्ट्रेंथ ऑफ एक्वा एसिड डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस. फिर कह रहा है कि अगर आयनिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगी तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज. जैसे हम वैसा ही है जैसे आप आयनिक चार्ज डेंसिटी देखते हो, चार्ज डेंसिटी पोटेंशियल क्या लिखते हो, फाई इज इक्वल टू जेड बाई आर, जेड प्लस. तो जो सेंट्रल एलिमेंट है जिससे वाटर मॉलिक्यूल अटैच है, अगर उसका चार्ज ज़्यादा होगा तो एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग. अगर उसका रेडियस ज़्यादा होगा तो मीन्स वो एसिड क्या होगा, वीक. एक्सेप्शन आर कॉमनली ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग. तो कुछ एक्सेप्शन है जो कि किस वजह से है, कोवलेंट बॉन्ड की वजह से. अगर बॉन्डिंग का नेचर कोवलेंट है तो वहाँ पे कुछ हम डेविएशन देखेंगे. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, वैलिडिटी ऑफ द आयनिक मॉडल ऑफ एक्वा एसिड कैन बी जज्ड फ्रॉम दिस प्लॉट ऑफ पीके वर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक पैरामीटर. तो ये कुछ पैरामीटर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, अभी कुछ बताया नहीं हो गया कि कौन सा पैरामीटर है ये. पीके वैल्यूज़ हैं 2 to 40, मीन्स जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो एसिडिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है ना, क्योंकि पीके है. पीके की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज़्यादा एसिडिक होगा कॉम्प्लेक्स आपका, जो भी एक्वा कॉम्प्लेक्स है. तो एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, इस कुछ एलिमेंट इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग है और कुछ इससे थोड़ा डेविएट है. देखते हैं आगे क्या कह रहा है. Aqua ion of element that form ionic solid have pK value that one quite well described by the ionic model lie reasonably near the same straight line. Okay, so we have studied ionic model to describe the ionic bonding in the ionic compound. तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जो भी एक्वा आयन फॉर्म कर रहे हैं उनकी पीके वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, इस लाइन के अलोंग आनी चाहिए, मीन्स इसके नियर रहनी चाहिए. लेकिन क्या हुआ कि कुछ तो एलिमेंट इस लाइन के अलोंग है, कुछ आयन, और बाकी क्या है, इससे डेविएट है. तो इससे डेविएट होने का रीज़न क्या था, दैट वाज कोवलेंट बॉन्डिंग. जस्ट यही कह रहा है. तो जितने भी जो एलिमेंट इस लाइन के अलोंग हैं वो सब क्या है, मीन जो जब वो सॉलिड फॉर्म में बनेंगे एक्वा कॉम्प्लेक्स, तो वो उनमें बॉन्डिंग कौन सी होगी, आयनिक. और जो जिसमें कोवलेंट होंगी वो इस लाइन से थोड़ा डेविएट है. जस्ट यही कह रहा है. इसके एग्जांपल हैं, जैसे ये एग्जांपल है कुछ, आयरन वाटर 2+ चार्ज, आयरन वाटर 3+, एल्यूमिनियम 3+. और अब आपको क्या देखना है, आपको चार्ज डेंसिटी देखनी है. चार्ज डेंसिटी कैसे देखोगे, चार्ज डेंसिटी कैसे देखोगे, जैसे इस पर +2 चार्ज है, इस पर क्या है +3, तो इस पर चार्ज ज़्यादा होगा. मीन्स ये एक्चुअल में चार्ज किस पे है, मेटल के ऊपर. तो इसमें +3 है, इसमें +2 है, जिस पे ज़्यादा होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा. तो ये हम जस्टिफाई कर सकते हैं. इसके बाद आ जाओ इन दोनों पे. अब इनमें एल्यूमिनियम का जो साइज़ है वो आयरन से क्या है, काफ़ी कम है. तो जितना आयरन का साइज़ कम होगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक. तो चार्ज सेम ही है तो ये इससे ज़्यादा एसिडिक हो गया. तो यहाँ तक समझ में आया. ये जो इन सबसे ज़्यादा है Hg, मीन्स इसका चार्ज भी क्या है, कम है, और इसका साइज़ भी ज़्यादा है कंपेयर टू आयरन. मीन्स ये लेस एसिडिक होना चाहिए, इन सबसे यहाँ आना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे ये क्यों है. द हाइएस्ट एसिडिटी ऑफ मर्करी +2 कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्ट द फेलियर ऑफ आयनिक बॉन्ड. तो ये कह रहा है कि इस केस में जो आयनिक मॉडल है वो क्या हो गया, फेल हो गया. मीन्स इनका जो बीच में बॉन्डिंग है वो
कुछ और है। नेक्स्ट है सिंपल ऑक्सो एसिड। द सिंपलेस्ट ऑक्सो एसिड आर द मोनोन्यूक्लियर एसिड। जो सिंपलेस्ट ऑक्सो एसिड है इसके कुछ एग्जांपल ये है। जैसे यहाँ पे ऑक्सो एसिड मीन क्या था, जिसमें डबल बॉन्ड O भी हो और OH ग्रुप भी लगा हुआ हो। जैसे यहाँ पे ये है OH OH हो गया। NaHNO3 कैसा होगा, दिस विल बी हाउ इट विल लुक लाइक दिस। H3PO4 कैसा दिखेगा, इट विल लुक लाइक, और H2SO4 ये कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ऑक्सो एसिड। तो यहाँ पे इनको क्लासीफाई कर रखा है जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्सो ग्रुप, मतलब कितने इस कोई भी मॉलिक्यूल पे कितने ऑक्सो ग्रुप हैं। जैसे इसमें 0 ऑक्सो ग्रुप हैं, तो P यहाँ पे डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ ऑक्सो ग्रुप। इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें हाउ मेनी ऑक्सो ग्रुप आर देयर, इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है। इसमें ऑक्सो ग्रुप कितने हैं, 1, इसमें 1, इसमें 2 है, सॉरी इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, 2 है, 2 है, 2 है। ठीक है, और साथ में इनकी P की वैल्यू दी हुई है, जैसे इसकी 7.2, 3.6। तो ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है P के वैल्यूज़। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सो एसिड। ठीक है, तो वन और मोर ऑक्सो ग्रुप ऑफ एन ऑक्सो एसिड में बी रिप्लेस्ड बाय अदर ग्रुप टू गिव ए सीरीज ऑफ सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सो एसिड। ठीक है, तो क्या हुआ कि OH ग्रुप की जगह कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, कोई और एलिमेंट लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे है ये F है, अगर मैं F को हटा के OH रख दूँ तो ये क्या था, H2SO4 ही था, लेकिन OH की जगह क्या है, ये F है, तो ये सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सो एसिड है। सिमिलरली यहाँ पे ये है, अगर मैं इसमें OH की जगह ये CF3 ग्रुप रख दूँ, मीन CF3 को हटाओ और OH लगाओ, ये क्या था, H2SO4, लेकिन इस OH की जगह क्या है, CF3, तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सो एसिड। तो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच टू सेंट्रल एटम इट विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेंट्रल S एटम एंड कन्फर्म ऑन S a higher effective positive charge as a result the substituent acid is stronger than सल्फ्यूरिक एसिड। ये कह रहा है कि अगर मैं OH ग्रुप से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप S से अटैच करूँगा, उसको रिप्लेस करके, तो क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसकी चार्ज डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा और इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक। सिमिलरली यहाँ CF3 ग्रुप है, ये क्या है, मोर एसिडिक, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, देन OH। फिर है नेक्स्ट, इन केस ऑफ, मगर मान लो अगर कुछ ऐसा है, अगर मैं OH की जगह कोई NH2 मतलब ऐसा ग्रुप लगा दूँ जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन साथ में उसके ऊपर क्या है, ये लोन पेयर। तो इन केस ऑफ मान लो NH2 ग्रुप लगा, इन NH2 ग्रुप विच हैज़ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू S by pi bonding. This transfer of charge reduce the positive charge on the central atom and weaker the acid. अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा दिया, तो NH2 ग्रुप के पास लोन पेयर है। अब क्या हुआ, ये अपने लोन पेयर को इसके एम्प्टी p ऑर्बिटल में सेंड कर देगा, जिससे क्या होगा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज पहले से था वो थोड़ा कम हो जाएगा। कम पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये लेस एसिडिक हो जाएगा। तो याद रखना है कि आप क्या अटैच कर रहे हो। जैसे यहाँ पे ये था फ्लोरीन, या फिर ये CF3 के C के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये इसमें कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं डोनेट कर सकता। इसमें देखो फ्लोरीन के ऊपर था लोन पेयर, लेकिन क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए ये अच्छे से, और एक ये भी है कि ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पे ओवरलैपिंग अच्छे से, क्योंकि ये भी ऐसा लग रहा है कि ये
और ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो ये SO2 मॉलिक्यूल और NH2 दोनों एक ही प्लेन में है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो S का एम्प्टी p ऑर्बिटल और F का फील्ड p ऑर्बिटल दोनों एक ही प्लेन में नहीं है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी S एम्प्टी ऑर्बिटल में नहीं गई और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो मेंटेन रहा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, ओकेजनली एन हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड डायरेक्टली टू सेंट्रल एटम। मतलब कई बार क्या होता है OH की जगह हाइड्रोजन एटम मिलता है, जैसे H3PO3 है, यहाँ पे फॉस्फोरस के साथ ऑक्सो ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, लेकिन एक और OH की जगह सिर्फ हाइड्रोजन है। और ये आपको पता है ये कैसा है, दिस इज़ नॉट एसिडिक। एसिडिक होता तो H+ की तरह निकलता, लेकिन ये एज H+ की तरह बाहर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि ये ज़्यादा एसिडिक नहीं है, दिस इज़ नॉन एसिडिक प्रोटॉन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये आएगा। नेक्स्ट है द नॉन एसिडिटी ऑफ Hp bond reflect the much lower electron withdrawing ability of central p atom compared to oxygen। ये यहाँ पे जो हमने ये एसिडिक नॉन एसिडिक प्रोटॉन देखा था, अब ये नॉन एसिडिक है। ठीक है, ये नॉन एसिडिक क्यों है, क्योंकि जो फॉस्फोरस है इस बॉन्ड की इस मॉलिक्यूल में जो फॉस्फोरस है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत कम है, जिससे क्या हुआ हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रख लिए यहाँ कुछ, तो ये एक हाइड्राइड आयन बन गया, दिस इज लाइक हाइड्राइड आयन। तो ये एसिडिक नहीं है, एसिडिक होता तो H+ होना चाहिए था। अब देखो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करोगे तो फॉस्फोरस हाइड्रोजन से मेरे ख्याल से ज़्यादा ही मिलेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन ये लेस क्यों हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन है ना इससे अटैच। इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप है तब ये क्या हुआ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, एक तरह से कह सकते हो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया है। तभी यहाँ लिखा हुआ है द नॉन एसिडिटी ऑफ pH बॉन्ड रिफ्लेक्ट द मच लोअर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग एबिलिटी ऑफ फॉस्फोरस एटम कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, एक और एग्जांपल दिया हुआ है H2O3 नेगेटिव। अब देखो ये है कुछ ऐसे H2O3, ये भी सब्स्टिट्यूटेड है क्योंकि ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे क्या है, ऑक्सो ग्रुप की जगह एयर इज सल्फर। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट दैट इज पॉलिंग रूल। पॉलिंग रूल है, ये क्या कहता है, पॉलिंग रूल सेज द स्ट्रेंथ ऑफ ए सीरीज ऑफ ऑक्सो एसिड कंटेनिंग ए specific central atom with a variable number of oxo and hydroxo group are summarized by Pauling rule। ये एक तरह से मीन्स बहुत सारे एसिड होते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर करने का एक शॉर्टकट बता रहा है, आप ये समझ सकते हो। ठीक है, Pauling फॉर ए सीरीज ऑफ ए मोनोन्यूक्लियर ऑक्सो एसिड ऑफ सेंट्रल एटम E, मान लो बहुत सारे मोनोन्यूक्लियर ऑक्सो एसिड हैं जिनका सेंट्रल एटम है E, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। जितने ज़्यादा ऑक्सीजन एटम अटैच होंगे E से उतना ज़्यादा ये मॉलिक्यूल क्या रहेगा, एसिडिक। द ऑक्सो एटम विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन सो मेक ईच OH बॉन्ड वीकर, कॉन्सिक्वेंटली प्रोटॉन आर मोर रेडली रिलीज्ड। मतलब ये क्या कह रहा है, ई से जितने ज़्यादा ऑक्सीजन ग्रुप अटैच रहेंगे, ऑक्सो ग्रुप मतलब जो डबल बॉन्ड वाले हैं ये वाले, ठीक है, ये कुछ ऐसे रहेगा। तो अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इससे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा, फिर ये भी अपनी इस तरफ खींचने लग जाएगा इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, OH, ये वीक हो जाएगा तो ये इजीली H+ की फॉर्म में निकल लेगा, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। एग्जाम्पल है इसके, जैसे ये 4 एग्जाम्पल है HClO4, HClO3, HClO2, HClO। तो यहाँ पे देखो ये ज़्यादा एसिडिक है इन सब से, क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर ऑक्सो ग्रुप सबसे ज़्यादा है। जैसे इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, कैसे बनेगी, दिस विल बी लाइक दिस, इसमें 3 ऑक्सो ग्रुप हैं, इसमें
इसमें 2 ऑक्सो ग्रुप है, इसमें 1 ऑक्सो ग्रुप है और इसमें 1 भी नहीं है। ठीक है, तो जितने ऑक्सो ग्रुप उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या हुआ, एसिडिक। ठीक है, इसकी आप पी की वैल्यू चेक कर लेना। सिमिलरली जो ये एग्जांपल था HNO3 HNO2, तो इसमें ऑक्सो ग्रुप इससे ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा क्या हुआ, एसिडिक। नेक्स्ट है, अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर इज द डिग्री टू विच डिफरिंग नंबर ऑफ टर्मिनल ऑक्सो ग्रुप स्टेबलाइज द डिप्रोटोनाइल बेस बाय रेजोनेंस। अब जो ऑक्सो ग्रुप है वो उस मॉलिक्यूल को कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं आफ्टर गिविंग प्रोटॉन, उस पर भी डिपेंड करेगा कि वो कितना एसिडिक है। जैसे H2SO4 है, जैसे ही H+ देगा इसका कॉन्जुगेट बेस कुछ ऐसे बनेगा, HSO4 नेगेटिव। अब देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसे है। अब ये जो डबल बॉन्ड है ऑक्सो ग्रुप है, ये इस नेगेटिव चार्ज को किस तरह स्टेबलाइज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि ये एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है। ये जितना ज़्यादा इसको स्टेबलाइज करेंगे नेगेटिव चार्ज को, उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। और इसको स्टेबलाइज कैसे करेंगे, वाया रेजोनेंस। मतलब ये चार्ज है इस मॉलिक्यूल में से घूमता रहेगा, कॉन्जुगेट करता रहेगा, यहाँ आया, फिर क्या हुआ, ये यहाँ गया और यहाँ चला गया, अब ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। तो देखो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 3। तो जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है मॉलिक्यूल, उतना ही ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल। तो ये है ज़्यादा स्टेबल है, तो ये कितना क्या हो गया, ज़्यादा एसिडिक। तो आप ये याद रख लेना कि कोई भी एसिड कब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो कब होगा, जब उसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो, ज़्यादा स्टेबल। जैसे ये एग्जांपल H2SO3, प्रोटॉन गया, HSO3 नेगेटिव बना, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है। अब देखो इसको स्टेबलाइज करेगा, ये ऐसा बना, तो इसकी 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो हम ये कह सकते हैं कि H2SO4 HS2SO3 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, ज़्यादा। इसमें 3 है, इसमें 2 है। ठीक है, यही सब लिखा हुआ आगे। नेक्स्ट है, द ट्रेंड्स कैन बी सिस्टमाइज सेमी क्वांटिटेटिवली बाय यूजिंग 2 एम्पेरिकल रूल डिवाइज्ड बाय लिनस पॉलिंग। तो जितने भी ट्रेंड हैं एसिड्स के अंदर, उनको मतलब अच्छे से समझने का एक रूल है, दिस गिवन बाय लिनस पॉलिंग फॉर ऑक्सो एसिड। मान लो कुछ ऐसा, ये है जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऑक्सीजन है P सबस्क्रिप्ट EOH और इसके सबस्क्रिप्ट Q। ठीक है, तो यहाँ पे P की वैल्यू क्या होगी, अगर ऐसा कुछ मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो इसका P की वैल्यू होगा 8 - 5P। P क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सो ग्रुप, Q क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, मीन जो भी मॉलिक्यूल दिया होगा इस फॉर्म में लिखना है, फिर उसमें देखना है कितने ऑक्सो ग्रुप है, कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इस फॉर्मूले में पुट करो 8 - 5P, आपको P की वैल्यू मिल जाएगी। सेकेंड रूल है, द सक्सेसिव pK वैल्यूज ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड्स दोज विद Q वैल्यू ग्रेटर देन 1 इंक्रीजेज बाय 5 यूनिट फॉर ईच सक्सेसिव प्रोटॉन ट्रांसफर। मतलब जैसे ही एक से ज़्यादा प्रोटॉन क्या होंगे, रिमूव होंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, मतलब एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकला, जैसे ही दूसरा निकलेगा तो उसका pK वैल्यू पहले वाले से 5 यूनिट ज़्यादा होगा। जैसे ये देखो H2SO4 एग्जाम्पल है, H2SO4 को इस फॉर्म में बनाओ, तो इस फॉर्म में बनाएंगे ऐसे कुछ बनेगा O2SOH2। तो यहाँ पे P का वैल्यू क्या है, 2, Q का वैल्यू क्या है, 2। ठीक है, तो अब देखो जैसे ही पहला प्रोटॉन निकला यहाँ से, H2SO4 से एक प्रोटॉन निकला, HSO4 नेगेटिव निकली, इसका P का वैल्यू क्या आएगा, ये फार्मूला लगाओ 8 - 5P, 8 - 5 × 2, 2 क्या है, नंबर ऑफ P मीन्स नंबर ऑफ ऑक्सो ग्रुप। तो जैसे इस फॉर्मूला में पुट करेंगे ये वैल्यू कितनी आएगी, -2। और हमने पहले देखा था कि H2SO4 का pK वैल्यू -2 ही था। फिर दूसरा रूल क्या कहता है कि हम जैसे ही सक्सेसिव दूसरा प्रोटॉन निकालेंगे, पहले वाले से pK वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 यूनिट ज़्यादा। तो -2 में 5 ऐड करो, क्या बनेगा, +3। तो सेम है, तो दोनों रूल फॉलो हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इस जनरल फॉर्म में बनाना है और ये फॉर्मूला लगाना है, और फिर दूसरा प्रोटॉन निकालने के लिए जस्ट एक 5 यूनिट इंक्रीज कर देने में। बहुत ही सिंपल है फॉलोइंग रूल।
but experiment value remind us that these role are only approximation। तो ये जितने भी पी के वैल्यू आ रही है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है। तो अगर अप्रोक्सीमेट भी पता चल जाए तो भी काफ़ी कम कहते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल एनोमलीज। इन सर्टेन केसेस notably H2CO3 and H2SO3, a simple molecular formula misrepresent the composition of aqueous solution of non-metal oxide। तो ये क्या कह रहा है देखते हैं आगे। An interesting use of Pauling rule is to detect structural anomalies। तो हमें क्या करना है, स्ट्रक्चरल एनोमलीज ढूंढना है। जैसे यहाँ पे ये है H2CO3, तो इसका कुछ ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर, तो इसका पी के वैल्यू क्या आएगा फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या था 8 - 5p, p क्या इसमें 1, तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए 3। अकॉर्डिंग टू रूल कितना आना चाहिए 3 वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन इसका वैल्यू कितना है p के वैल्यू 6.4। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, द एनामोलिसली लो एसिडिटी इंडिकेटेड बाय द एक्सपेरिमेंट वैल्यू इज द रिजल्ट ऑफ ट्रीटिंग the concentration of dissolved CO2 as it were all H2CO3, however it is in the equilibrium। ये कह रहा है कि जैसे H2CO3 है वो इसका स्ट्रक्चरल एनोमलीज है H2SO3 का, मीन्स इन दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही होता है। H2SO3 कैसा दिखता है कुछ ऐसा, ठीक है, और H2CO3 कैसा दिखता है, मीन्स ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इनका पी के वैल्यूज़ सेम आना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम इन दोनों को इस फॉर्मूले में फिट करेंगे तो ऑलमोस्ट सेम ही तरीके से फिट होंगे। और पी के वैल्यूज़ कितना आना चाहिए 3। H2SO3 का तो 3 हो सकता है पी के वैल्यू, लेकिन इसका क्या है 6.4 है। तो इसका रीज़न क्या है कि मान लो अगर हम कोई SO2 गैस है, अगर उसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा H2SO3 को में, ठीक है। लेकिन जब CO2 को वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो वो बहुत कम डिज़ोल्व होता है, मीन्स वो कुछ ऐसे डिज़ोल्व होता है इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बच जाएगी और कुछ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा। लेफ्ट हैंड साइड CO2H2O है, राइट हैंड साइड H2CO3 है। तो क्या हुआ, ओनली 1% ऑफ डिजोल्व CO2 इज़ प्रेजेंट इन दिस फॉर्म। तो सिर्फ 1% ही ये प्रेजेंट है, तो हम ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि उस टोटल सॉल्यूशन में ये प्रेजेंट है। और पी के वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, माइनस लॉगरिदम ऑफ के ए, और के ए क्या होती है, इसका के निकालो। के क्या होता है फॉर्मूला, के होता है OCOH, ट्वाइस का कंसनट्रेशन मीन्स प्रोडक्ट का कंसनट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट का कंसनट्रेशन। अब देखो अगर ये अमाउंट बहुत कम होगा तो के वैल्यू क्या होगा, काफ़ी कम होगा। के वैल्यू काफ़ी कम होगा तो पी के क्या होगा, पी के वैल्यू इतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये जितना कम अमाउंट में डिजोल्व होगा उतनी कम अमाउंट में फॉर्म हुआ है, तो कम जितना उतना ही कम अमाउंट के का मिलेगा और उतना ही ज़्यादा क्या होगा पी के, इसलिए इसका पी के वैल्यू क्या है 6.4। नेक्स्ट लिखा हुआ, व्हेन दिस लो क्वांटिटी ऑफ H2CO3 प्रेजेंट इज टेकन इनटू अकाउंट द ट्रू pK ऑफ H2CO3 इज अबाउट 3.6 एज पॉलिंग रूल। ये कह रहा है अगर मान लो ये एरो इक्विलिब्रियम की जगह कुछ ऐसा होता, मीन्स ये कंप्लीट अमाउंट में इसमें डिजोल्व हो जाता, तब उस केस में हम ये रूल अकॉर्डिंग टू पॉलिंग रूल ये हम लगा सकते थे, मीन्स ये एप्लीकेबल हो जाता, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली कितनी आई है, मीन्स इस फॉर्मूले से वैल्यू कितनी आई है 3, और एक्सपेरिमेंटली कितनी आती 3.6 जब ये पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता, ठीक है। और पॉलिंग क्या बता रहा है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा है, तो 3 और 3.6 ऑलमोस्ट क्या है क्लोज। तो हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट 6.4 वैल्यूज़ मिला है वो क्यों मिला है, तो वो क्यों मिला है क्योंकि ये बहुत कम अमाउंट में वाटर में डिजोल्व हुआ है, और उस कम अमाउंट में डिजोल्व होने की वजह से ये ऐसा है। तो ये काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू pKa1 इज इक्वल टू 1.8 रिपोर्टेड फॉर सल्फ्यूरस एसिड
सजेस्टेड अनदर एनोमलीज। जैसे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग H2SO3 का कितना आना चाहिए, वैल्यू 3 होना चाहिए, लेकिन इसका एक्चुअल एक्सपेरिमेंट वैल्यूज क्या है 1.8। तो इसका रीज़न भी यही है ना, वो जो H2CO3 में आया था, लेकिन इसका फिर भी क्लोज है ऑलमोस्ट वैल्यूज़ की, जो एक एक्सपेरिमेंट जो पॉलिंग रूल के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ आ रही है ऑलमोस्ट क्लोज ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी रीज़न क्या है, क्योंकि SO2 है वो वाटर में उतना इफेक्टिवली डिजोल्व नहीं हो रहा है। इसके बाद है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर दिस। तो इसका पी के वैल्यू दिया हुआ है 2.2, इसका 1.8, इस 2.0 और ये दिया हुआ है। तो आपको पता करना है कि स्ट्रक्चर क्या होगी, तो पॉलिंग रूल लगाते जाओ। पी के वैल्यू दिया हुआ है, इसको पुट करो 2.12, पी क्या आएगा, पी इतना वैल्यू आएगा, मतलब 1 से थोड़ा ज़्यादा, अप्रोक्स 1। तो ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन गया। H3PO3 में वैल्यू कितनी दी हुई है 1.8, फार्मूला में पुट करो, पी की वैल्यू निकालो, ये भी ऑलमोस्ट 1 ही आएगी, तो ये फार्मूला भी ऐसा ही बनेगा। H3PO2 में 2 है और इससे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये फार्मूला कैसे बन गया, ये कुछ ऐसे बन गया। पी की वैल्यू 2 है, पी की वैल्यू कितनी आई 1 आई, अकॉर्डिंग टू पी वैल्यू क्या हुआ। तो ऐसे कंपाउंड में हमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मान लो अगर इसको बनाने लग जाए तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, HOH, हम ऐसे भी तो बना सकते थे ना इसको, लेकिन असल में ये है कैसा, ये कुछ ऐसा है, ओके, ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे 1 ही है ये, मतलब हम इसको देख के कुछ ऐसा बना सकते थे कि 2 H लगा दिए, 1 H लगा दिए, लेकिन ये गलत है। ये क्या आएगा, ऐसे आएगा। और ये हम कैसे पता चलाएगा, पी की वैल्यू दी हुई होगी, पी वैल्यू निकाल लेंगे, पी वैल्यू कितनी आई 1, तो में से एक ऑक्सो ग्रुप होना चाहिए। ओके, थैंक यू।